हमें अंदेशा है 4 साल में इनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। साल में सरकार की मंशा है कि इनको सेकंड रोजगार देगा, तो पार्लियामेंट में पास करो। इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे दिए, BSF, ITBP, स्टेट की पुलिस है, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, वहाँ पे रिजर्वेशन करो। सिविल के बाबू हैं, सिविल में और भी बथेरी नौकरियाँ हैं, रेलवेज है, वहाँ पे इनके लिए नौकरियाँ फिक्स करो, रिजर्व करो, फिर तो मान जाए ठीक है इनको रोज़गार मिल जाए। इनको कोई रोज़गार नहीं मिलता, 11 लाख रुपए लेके आएंगे, 11 लाख रुपए रिश्वत के दे देंगे अपनी दोबारा नौकरी लगाने के लिए, और जहाँ गए थे वहीं आ जाएंगे। मतलब आपके नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार। अब एक जो ज्वलनशील मुद्दा है भारत के अंदर, बड़ी सुर्खियों में छाया हुआ है, अग्निपथ का। क्या है अग्निपथ, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो बैठे मेहमान हैं कर्नल DK भारद्वाज जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। जय हिंद। कर्नल DK भारद्वाज, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा पूर्व सैनिक संगठन। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और धन्यवाद आपका, आपने मुझे कवर करने के लिए बुलाया है बहुत ज्वलंत मुद्दे पर। सर, 1 रैंक 1 पेंशन के बाद अब बीजेपी सरकार नो रैंक नो पेंशन के मुद्दे को लेके आई है। ये मास्टर स्ट्रोक है भाजपा सरकार का, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं अपने बारे में, मैं सेना से हूं, 37 साल की सर्विस करके आया हुआ हूं। मेरा बेटा सेना में अभी सेवारत है, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे। मेरा दामाद कर्नल के पद पे सेवारत है। तो हम सैनिक परिवार से, मेरे पिताजी किसान थे, हम किसान जवान परिवार से हैं। अभी ये जो मुद्दा आया है अग्निपथ, जहाँ तक हम सैनिकों ने काफ़ी विचार विमर्श किया है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है सेना का, हम इस स्टेप को, इस कदम को, अग्निपथ को देश के लिए, सेना के लिए अनहितैषी, नुकसानदायक समझ रहे हैं। ये सेना को बहुत डाउन कर देगा और देश को नुकसान पहुंचाएगा। सर, कल की बात करें तो अगर हरियाणा में बहुत से युवाओं ने आत्महत्या कर दी है और सरकार ने 144 धारा भी लागू कर दी है। सबसे पहले मैं युवाओं को आह्वान करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो देश विरोधी काम ना करें, देश की प्रॉपर्टी को ना नुकसान पहुंचाएं। उनमें उद्वेग है, उनमें टीस है कि उन्होंने इतनी तैयारी की थी, 2-2 साल से वो वेट करे थे, खाली रिटर्न टेस्ट का बकाया था, मेडिकल पास किया, फिजिकल पास किया, 2 साल से रिटर्न नहीं हुआ उनका, और अभी वो नई प्रक्रिया में आ जाएंगे। जो 2 साल का उन्होंने मेहनत की वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो उनमें इस चीज़ का द्वेष तो है, गुस्सा है, इसमें वाजिब है ये, लेकिन देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, गुस्सा करें, आंदोलन करें, उनका हक है, संवैधानिक तरीके से करें, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। हम भी देख रहे हैं कुछ लोग, तकरीबन 80 बच्चे सुसाइड भी करके ही ये सुन रहे हैं हम। ये भी बहुत गलत कदम है। जो सैनिक बनना है वो सुसाइड नहीं करता है। सर, कई दफ़ा सुनने में और देखने में आता है सुर्खियों में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका बयान आता है कि युवा सरकार से रोजगार की अपेक्षा ना करें, स्वरोजगार करें। क्या कहना है आपका? मैं तो खट्टर साहब से सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं DS देसी साहब, वो 60 साल की उम्र से रिटायर हुए हैं और अभी उनको फिर सर्विस पे लगा दिया गया है। अगर 4 साल की सर्विस में इतने फ़ायदे हैं कि युवा रहना चाहिए, युवा रहना चाहिए, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी देसी साहब किस लिए अभी इतने बूढ़े 62-63 साल के लगा रखे हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, रोज़गार इससे नहीं मिलेगा। 4 साल की सर्विस कराओगे आप, 4 में तो है नहीं, रेजिमेंटल तो 3 साल ही रहेगी, ट्रेनिंग है, थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग है, तो 3 साल का बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, रेजिमेंट से जुड़ेगा नहीं। जो जवान अपनी रेजिमेंट के लिए, जवान कभी किसी नेता या राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं लड़ता है, जान नहीं देता है। जवान जान देता है देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, रेजिमेंट की आन बान शान के लिए। आपने कारगिल में देखा है भारतीय सेना कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, 48, 62, 65, 71, 99। हर कदम पे पुराना सिस्टम से ही सैनिक जो भर्ती हुए थे वही उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और कमज़ोर हथियार होते हुए भी दुश्मन को ऊपर विजय पाई है। जब एक मॉडल है, एक मॉड्यूल है जो इतना कामयाब सिद्ध हो रहा है, दुश्मन को हमेशा हराता रहा है वो मॉड्यूल, तो उस मॉड्यूल के साथ क्यों छेड़खानी की जा रही है? आपने छेड़खानी करनी है तो सिविल सिस्टम के साथ करो। सिविल में इतने करप्शन है, लोग काम नहीं करते हैं, अपना टाइम पास करके निकल जाते हैं। उनको 4-4 साल के लिए लगाओ, राजनेता 4 साल के लिए हो, एक MP बने, MLA बने, 4 साल के बाद दोबारा राजनीति छोड़ दे, नए बंदों को नौकरी मिले। ऐसे टीचर्स हैं, रेलवेज हैं, रेलवे में तो सेना से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको भी 4-4 साल के लिए लगाओ।
अभी सेना में जो ये 4 साल लगा रहे हैं, खाली 40,000 पद पर साल मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हर साल 50,000 मिलते थे, इससे तो 10,000 की कटौती होगी रोज़गार में। पुराने सिस्टम में 50,000 पर साल की वैकेंसी थी, वो मिल रहे थे। और रेलवे में तो और भी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, सब जगह लगाओ, टीचर्स में लगाओ। 40,000 की जगह 4 लाख युवा नौकरी पा सकते हैं अगर ये 4 साल का सिस्टम किया जाए तो। बाकी महकमों में सेना के साथ प्रयोग ना करें। भी आप सेना में रहे हैं, अब जवान हैं हिंदुस्तान की फ़ौज के, तो भी आप क्या मानते हैं किस मुहाने पर जा रहा है देश? देश का जो चल रहा है, देश के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जहाँ तक मैं सैनिक मसलों में, राजनीतिक मसलों के ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा। सेना के हिसाब से देश प्रगति पर नहीं जा रहा है। सेना के लिए सेना को हथियार नहीं मिल रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए हमारे दुश्मन के, जो उनके पास हैं, चाइना के पास हैं। उसके मुकाबले के हथियार नहीं है हमारे पास। सैनिकों का मोराल अप नहीं किया जा रहा। सैनिकों की आप 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा ही ले लो। 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर 16 जून तक आप 1 रैंक 1 पेंशन की बकाया राशि सैनिकों को पे करें। आज 18 जून हो गया है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी ये सरकार अवहेलना कर सकती है, तो आम आदमी क्या करेगा? अगर सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानेगी तो इससे ज़्यादा और क्या होगा दुर्भाग्य देश के लिए। आज 18 जून हो गया है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी ये सरकार अवहेलना कर सकती है, तो आम आदमी क्या करेगा? अगर सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानेगी तो इससे ज़्यादा और क्या होगा दुर्भाग्य देश के लिए कि कोई रहा ही नहीं जा रहा जिसके जो कम से कम कुछ तो देश हित में बात कर सके। बात की कि 1 रैंक 1 पेंशन की, हमने पिछले दिनों राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सांसदों के भी सुविधाओं में कटौती कर दी गई है। हमें सांसदों की सुविधाओं में कटौती करी है। जन डीपी वत्स मेरे पास भी आए थे, उन्होंने ये बात हमें भी बताई थी। कुछ सैनिक हम इकट्ठे हुए थे। सांसदों की सुविधाओं में क्या कटौती हुई है देश को तो बताएं, जनता को तो बताएं। जनता को तो पता नहीं। आप बताओ, आप पत्रकार हो, माने हुए पत्रकार हो, क्या आपको पता है सांसदों के एमएलए की सुविधाओं में कुछ कमी हुई है? जी, उन्होंने बताया था कि जो आम चीज़ मार्केट में 60 रुपये मिलती है, वही कैंटीन में अगर आर्मी से रिटायर्ड जैसे राज्यसभा सांसद थे डीपी वत्स जी हैं, उनको कम रेट में मिलती थी, अब उनको भी मार्केट के रेट पे मिलती है। इस तरह की सुविधाएं। किस चीज़ की सुविधाएं मैं समझा नहीं। मसलन को खाने पीने की चीज़ें हैं, जूस वगैरह की वो चीज़ पार्लियामेंट में। जी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर एक आम आदमी 10 रुपये का गिलास जूस का ले लेता है, तो क्या सांसद जो उससे कितनी तनख्वाह लेता है उसको 2 रुपये का मिलना चाहिए? ये तो आम आदमी के बराबर ही रेट उसको लगना चाहिए। उसमें क्या रोना है? इसमें क्या गीत गाना है कि हमें हमारी सुविधाएं कट होगी? सुविधाएं कट नहीं हुई हैं, उनको आम आदमी के बराबर लाया गया है और ये अच्छी बात है। आज जो दौर है अग्निपथ का जो चला हुआ है, हिंदुस्तान को हरियाणा जल रहा है, तो क्या कहना आपका इसके बारे में? जो हरियाणा नहीं पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। साउथ इंडिया में ज़्यादा, बिहार में और अपने उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हर जगह युवाओं का तो विरोध होना है, क्योंकि वो उन्होंने तैयारी कर रखी थी। 2 साल से बैठे हैं वो। 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। हर साल 50,000 की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। 1 लाख जवान खाली हैं, नहीं है देश की सेना के लिए। तो वो आने थे, उम्मीद करे बैठे थे, तो उनके अभी एकदम पानी फिर गया उनकी। उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, और एकदम ये नई स्कीम आ गई। इस स्कीम के अगर आना है तो जो पहले जवान प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, जिसका मेडिकल हो गया है, फिजिकल हो गया है, जिसका खाली रिटन टेस्ट बाकी है, तो उनको पुरानी प्रक्रिया से भर्ती करना चाहिए और आगे नई प्रक्रिया सरकार जाने, नई लगाए पुरानी लगाए। लेकिन जो जवान 2 स्टेप पास कर चुका है, एक ही उसका बाकी है, तो उसको तो पुरानी प्रक्रिया से भर्ती करना चाहिए। इससे विरोध कम होगा। देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। कुछ दिन पहले लिजवाना का भी एक युवक ने आत्महत्या की है, क्या कहना है आपका? आत्महत्या करना सैनिक या भावी सैनिक का काम नहीं है। आत्महत्या एक कमज़ोर निशानी है और इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर वो बंदा आत्महत्या कर रहा है, दुख की बात है, वो दुख में आत्महत्या कर रहा है, उसने तैयारी की है, गरीब बच्चे हैं, सेना में गरीब बच्चे आते हैं, और आगे देखा उसका भविष्य ही ख़त्म हो गया। उसने 2 स्टेप पास कर लिए थे, जो जवाना की बात कर रहे हो आप जी। उसने मेडिकल पास किया था और फिजिकल पास किया था, खाली रिटन पास था। उम्मीद लगाए बैठा था, रिटन में बहुत होशियार बच्चा था वो, कि मैं तो फौज सेना में भर्ती हो गया, अपने माता पिता की सेवा करूँगा।
वो उसके सपनों में पानी फिर गया है, नया स्कीम आ गया, 4 साल का आ गया है, तो हो सकता है उस बच्चे ने मजबूरी में आत्महत्या किया हो। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। आप पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, अब आपका संघ इस विषय को लेकर किस तरीके की रणनीति या कोई प्रदर्शन या कोई विधायक से, एमएलए से, मंत्री से मुलाकात करने की आपने सोची है? विधायक एमएलए का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो सेंटर की स्कीम है। रोल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स को हम बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप को भी हम बताएंगे किसी भी फोरम में। आज हमारी मीटिंग है कि ये जो कदम है ये अहितकारी है, देश के लिए नुकसानदायक है, इस कदम को फ़ौरन वापस लिया जाए। ये ना बेसमझा हुआ कदम है। मैं आपको एक कहानी मैं बताता हूँ, थोड़ी सी इनपुट है हमारे पास। जनरल नरवणे जो पुराने चीफ हमारे थे, फौजों के चीफ, आर्मी के चीफ, वो इस कदम के विरोधी थे। ये हमें सुनने में आया है कि उन्होंने मना कर दिया कि ये मैं लागू नहीं कराऊंगा, ये अग्निपथ ठीक नहीं है। जनरल नरवणे रिटायर हो गए कुछ दिन पहले, जनरल पांडे आ गए हैं अभी। शायद वेट किया गया कि नरवणे साहब विरोधी हैं, ये रिटायर हो जाएं और अभी उसके बाद नई स्कीम लागू कर दी जाए। अभी नई स्कीम लागू कर दी गई है, तीनों सेनापति इसके हक में हैं, लेकिन जो देश का ईमानदार सैनिक है, जो देश का बेबाक सैनिक है, जो देश प्रेमी सैनिक है, वो इसके हक में नहीं है और इसको देश की सेनाओं के लिए बहुत नुकसानदायक समझ रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपका? युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि देश की प्रॉपर्टी का तो नुकसान ना पहुंचाएं, अपने रोज़गार के जो साधन हैं वो तलाश करें। अभी जो 4 साल की स्कीम है ये बदली हो जाती है, सरकार वापस लेती है तो ठीक है, अगर नहीं वापस लेती है तो मजबूरी है, इसी को एक्सेप्ट करें और इसके साथ कम से कम 4 साल की नौकरी करके आएँ, आगे देखी जाएगी। हमें ये मालूम है कि 4 साल के बाद उनका भविष्य अंधकार में है। वो हथियारों की ट्रेनिंग लेके आएंगे, 11,70,000 रुपये लेके भी आएंगे। ट्रेंड बंदे हैं, फिजिकली ट्रेंड हैं, मेंटली ट्रेंड हैं, हथियारों में ट्रेंड हैं, और वो बंदे यहाँ आके हो सकता है हथियार खरीद लें, लाइसेंस बनवा लें, उनको आता है, बेरोज़गार हो जाएंगे, तो अराजकता में वो बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा हमें अंदेशा है। और देश का इससे नुकसान ये होगा, वो तालिबानी सिस्टम सा होने के खतरा हो जाएगा। क्या आप इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जो युवा है वो पथभ्रष्ट हो जाएगा, वो अलगाववादी की तरफ चले जाएगा, वो आतंकवादी भी बन सकता है, बेरोज़गार हो जाएगा? रोज़गार तो अभी जो फौजी आ रहे हैं 35, अभी भी युवा ही आ रहे हैं, 35-37 साल की उम्र में तो पेंशन आ रहे हैं। 35-37 साल की क्या उम्र है? आप ही बताओ, आप युवा लोग हो, वो युवा ही तो हैं, उनको क्या तो रोज़गार मिल रहा है? गार्ड का डंडा देके पकड़ा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, इसकी कोई रोज़गार है? ये तो 4 साल के बच्चे आएंगे, इनको भी कुछ रोज़गार नहीं मिलना। ये जो कहने वाली बातें हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ बताएंगे, कुछ नहीं होना जाना। अगर करना है तो पहले पार्लियामेंट में पास करें कानून, कहने से कुछ नहीं होगा। कानून पास करें कि जो बच्चे आएंगे 20%, 25%, 30% उनके लिए पैरामिलिट्री में, पुलिस में, केंद्रीय पुलिस में, प्रदेशों की पुलिस में उनके लिए रिजर्वेशन होगा, जो भी आएंगे, तब तो वो माने। अभी तो मुँह ज़बानी कह रहे हैं, मुँह ज़बानी कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये मुँह ज़बानी तो पॉलिटिशियन कहते रहते हैं, जुमलेबाजी करते रहते हैं, ये इलेक्शन के टाइम में खासकर। इसके ऊपर विश्वास नहीं हमें। या तो पार्लियामेंट में एक्ट पास करें कि इनको इतना रिजर्वेशन मिलेगा, आते हैं उनको या नौकरियाँ मिल जाएंगी, तो हम माने। बाकी मुँह ज़बानी बातों का विश्वास नहीं, ये बच्चे बेरोज़गार होंगे। ये बिल्कुल सही। पहले तो उनकी तनख्वाहें देखो, 30,000 रुपये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, 30,000 में से 9,000 उनका काट लिया जाएगा, 21,000 उनके हाथ में मिलेंगे। आज एक सिविल का चपरासी है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? ये तो चपरासी से भी कम है। ये सिविल का जो झाड़ू मारने वाला है, वो भी एक ईमान इज्जतदार वर्कर है, उसको कितना मिलता है? आप बैठे हो, पत्रकार लोग हो, 21,000 से तो ज़्यादा उसको भी मिलता है जो झाड़ू मारता है, सीवर साफ करता है। इस जवान को 21,000 दे के आप चाइना पाकिस्तान के जवानों से लड़ाओगे? ये बेबाक, ये बेइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है और ये ठीक नहीं है कदम। युवाओं को सबसे पहले तो मेरा सुझाव यही है कि देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करें। ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, अपनी ही प्रॉपर्टी है, ये किसी राजनेता की, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये देश की प्रॉपर्टी है, इसको तो नुकसान ना करें। बाकी अपना विरोध करें, उनका विरोध वाजिब है, विरोध करें, संवैधानिक तरीके से विरोध करें, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाएँ। और जो अभी स्कीम चल रही है, कम से कम अगर वो रोल बैक नहीं होती है तो उसकी प्रक्रिया के थ्रू निकलें, यही मेरा सुझाव है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।